जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछली लेक्चर में हमने देखा था जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में। हमने जाना था कि क्या होते हैं और थ्योरी वेस ऑफ अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है, वो हमने देखा था। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि कौन से कंसेप्ट और कन्वेंशन है जो जीएएपी होते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उसी को कंसेप्ट या फिर कन्वेंशन भी बोलते हैं। तो कौन से ऐसे मेजर कंसेप्ट और कन्वेंशन है जो अकाउंटिंग में फॉलो किए जाते हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते टाइम पे लगभग सभी बिजनेसमैन फॉलो करते हैं। तो आज हम उनको देखेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। तो यहां पे देख सकते हो आप बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट, और इनको हम समझेंगे डिटेल में। तो आप यहां से समझ लेना और फिर आपकी जो भी बुक है उससे आप पढ़ लेना, तो आपको एकदम मस्त कंसेप्ट की क्लियरिटी आ जाएगी। कंसेप्ट की क्लियरिटी यहां से आ जाएगी, थ्योरी आप वहां से पढ़ लेना, ठीक है। तो चलो हम इसको थोड़ा कलर करते हैं, बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट को। मैं यहां से ले लेता हूं कलरिंग वाला, थोड़ा सा देना मेरे को। बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट ये हमने कर दिया। सबसे पहली है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। कौन सी है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो देखो, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में होता क्या है, हम जो है बिजनेस चालू करते हैं। आप हो कोई बिजनेस चालू कर रहे हो, मैं कोई बिजनेस चालू कर रहा हूं। तो मैंने कोई कंपनी चालू की या मैंने कोई फर्म चालू की, जैसे मैं मान लो कंपनी चालू करता हूं, कोई कंपनी चालू करता हूं, मैं कोई पार्टनरशिप फर्म चालू करता हूं, ठीक है, और कोई मैं बिजनेस चालू करता हूं, फर्म। तो मानना क्या जाता है अकाउंटेंसी में कि भाई ये तो है चालू करने वाला आदमी, ये तो है चालू करने वाला आदमी बिजनेस को, ठीक है। ये मैंने इसको आदमी को बना दिया, और ये है उसका बिजनेस, ठीक है, ये है बिजनेस, ठीक है। तो ये दोनों जो है ना, ये अलग अलग आदमी है, दोनों अलग अलग है। ऐसे नहीं कि मेरा बिजनेस है तो वो मैं ही हो गया, यानी मैं मन में आया वो कर लूं बिजनेस में, और मन में आया जब पैसे लगाऊं मन में जाए निकाल लूं। नहीं, इन दोनों को हम अलग अलग मानेंगे और अलग अलग ही इनका ट्रीटमेंट करेंगे कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो देखो क्या है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का मतलब, बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट, यानी दोनों अलग अलग है। और इसी कंसेप्ट की वजह से, क्योंकि हम मानते हैं कि बिजनेस और उसका ओनर दोनों अलग अलग आदमी हैं, तो इसी कंसेप्ट की वजह से हम जब भी बिजनेस में ओनर पैसा लगाता है, पैसा जो है बिजनेस में लगाता है, ओनर पैसा लगाता है यहाँ पे, तो हम उसको कैपिटल मानते हैं, कैपिटल मानते हैं। और कैपिटल मान के उसको फर्म की लायबिलिटी में दिखाते हैं, बिजनेस की लायबिलिटी में दिखाते हैं, यानी उत्तरदायित्व में दिखाते हैं कि बिजनेस को ओनर ने पैसा दिया तो बिजनेस की अब ये लायबिलिटी बन गई कि इसको ये पैसा ओनर को वापस कभी ना कभी चुकाना होगा। हालांकि वो चुकाते नहीं इतनी जल्दी, क्योंकि कैपिटल एक परमानेंट टाइप की लायबिलिटी होती है, लेकिन वो एक लायबिलिटी हो गई कि भाई ये ओनर ने हमको पैसा दिया है। और ऐसा हमने माना क्यों? ऐसा हमने इसीलिए माना क्योंकि हम बिजनेस को और उसके ओनर को अलग अलग मानते हैं। अगर हम इन दोनों को एक ही मानते तो क्या हम इसको लायबिलिटी मानते? क्या कैपिटल को हम लायबिलिटी मानते? नहीं, फिर हम कैपिटल को लायबिलिटी नहीं मानते, क्योंकि हम मानते हैं कि भाई बिजनेस और ओनर तो एक ही है, तो खुद ही खुद की थोड़ी कोई लायबिलिटी होती है। लेकिन इस कंसेप्ट की वजह से, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की वजह से, हम मानते हैं कि कैपिटल जो है वो बिजनेस की लायबिलिटी है, क्योंकि ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। और इसी 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 कंसेप्ट की वजह से जब ओनर जो है बिजनेस से पैसा निकालता है तो हम उसको ड्राविंग्स में डालते हैं, ड्राविंग्स के नाम से उसकी एंट्री करते हैं। यानी कि ओनर ने पैसा निकाला, बिजनेस एक अलग है, ओनर अलग है, तो बिजनेस एंट्री करेगा कि भाई ड्राविंग्स के नाम से कि ओनर ने इतना पैसा निकाल लिया है, तो इतना पैसा ड्राविंग्स, यानी कि उसने अपने कैपिटल में से इतना पैसा वापस निकाल लिया है। और ये सारी एंट्री क्यों होती है? क्योंकि हम मानते हैं कि जो ओनर है, बिजनेस का स्वामी है, मालिक है, जिसने पैसे लगाए, और बिजनेस है वो अलग अलग है। और ये एक कंसेप्ट है। हकीकत में हो सकता है आप ही अपने बिजनेस के मालिक हो, आप जब मन में जो करते हो, लेकिन आपको एंट्री इस हिसाब से करनी पड़ेगी कि दोनों अलग अलग है, क्योंकि ये कंसेप्ट और कन्वेंशन बना दिया गया है ताकि वही बात कंपेरेबिलिटी और रिलायबिलिटी आ सके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। उसके बाद में दूसरी कंसेप्ट हम देखते हैं। दूसरी कंसेप्ट जो है हमारे पास में वो है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अब इस कंसेप्ट में क्या होता है, देखो मैंने पहले ही बताया था कि अकाउंटिंग की जो मैंने जब फर्स्ट लेक्चर में बताई थी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसमें होती है कि इकोनॉमिक नेचर के ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग रिकॉर्ड करती है, इकोनॉमिक नेचर के ट्रांजैक्शन को, यानी वो ट्रांजैक्शन जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, मनी में मेजर कर सकते हैं, मनी में उनको बता सकते हैं कि उनका क्या असर हो रहा है या फिर वो कितनी वैल्यू उनकी है, उसको मनी में अगर हम बता सकें तो उन्हीं ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग में जो है रिकॉर्ड किया जाएगा, उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। और बाकी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बोलता है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट भाइयों ये बोलता है कि ओनली रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मनी। तो केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स में, अपने खातों में, अपनी बुक्स में जो बनाना आप सीखोगे, उन बुक्स में केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो जिनको मनी में मेजर कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास भाई एक बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, बहुत अच्छा कर्मचारी है, भाई उसके जैसा कर्मचारी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। इतना अच्छा कर्मचारी, बहुत अच्छा है वो, है ना, ईमानदार है, टाइम से आता है, ठीक है, टाइम पे जाता है और पूरा काम करता है। तो क्या मैं ईमानदारी को रिकॉर्ड कर सकता हूं खातों में कि भाई बहुत अच्छा कर्मचारी बाकी बेकार है तो इसकी ईमानदारी को मैं खातों में रिकॉर्ड कर लेता हूं? कर सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि ईमानदारी को मनी में नहीं नापा जा सकता। आप बोल सकते हो क्या कि वो कितना ईमानदार है? भाई वो
10 ईमानदार है या फिर 20 ईमानदार है या फिर 30 ईमानदार है, नहीं नाप सकते ना। तो जिन चीज़ों को नहीं नापा जा सकता उनको अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी नहीं किया जाता, केवल उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाएगा जिनको हम नाप सकते हैं। जैसे मैं गाड़ी खरीद के लाया, गाड़ी मेरी 10 लाख की है, तो मैं इसको नाप सकता हूँ कि भाई 10 लाख की मैंने गाड़ी खरीदी है, शोरूम की मेरे पास रसीद है, तो भाई इसको मैं रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि मैं इसको नाप सकता हूँ। कोई सामान मैं खरीद के लाया, उसके मेरे को 10,000 रुपये पेमेंट करने पड़े, तो मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा कि भाई इसके मैं 10,000 रुपये पेमेंट किए हैं, तो इसको मैं रिकॉर्ड करूंगा। तो केवल उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाएगा बिजनेस में जिनको मैं मनी में नाप सकता हूँ, बाकी चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगली देखते हैं कंसेप्ट कौन सी है। अगली कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ये कंसेप्ट बहुत जबरदस्त है। देखो, इसके बारे में समझने के लिए मैंने कुछ एक चीजें लिखी है जिससे आपको आराम से समझ में आएगी। व्यापार अमर है, ये कंसेप्ट ये मानती है कि व्यापार जो है वो अमर है। पहले वाले आपने देखा होगा, अगर जो पहले धारावाहिक आते थे, अपने सीरियल आते थे, उसमें ब्रह्मा जी की तपस्या करते थे राक्षस, और फिर ब्रह्मा जी से वरदान मांगते थे कि प्रभु मुझे अमरता का वरदान दो, अमरता का वरदान दो। और फिर ब्रह्मा जी कहते थे नहीं नहीं वत्स, अमरता का वरदान तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, कुछ और मान लो। लेकिन ब्रह्मा जी ने उनको तो अमरता का वरदान नहीं दिया, लेकिन जो महान महान आदमी बैठे थे अकाउंटिंग कंसेप्ट बनाने वाले, उन्होंने बिजनेस को अमरता का वरदान जरूर दे दिया और एक कंसेप्ट बना दिया जिसका नाम दे दिया गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ये कंसेप्ट ये मानती है कि वह व्यापार जो है वो अमर है। अमर का मतलब क्या है कि फर्म वुड कंटिन्यू ऑपरेशन इनडेफिनेटली। हम किसी भी बिजनेस में एंट्रियां ये मान के करेंगे कि जो बिजनेस है वो चलता रहेगा इनडेफिनेटली, अनंत काल तक। अनंत काल तक बिजनेस चलता रहेगा, बिजनेस अमर है, ठीक है, कभी बंद नहीं होगा। ये मान के हम सारी एंट्रीज करते हैं, सारा काम हम करते हैं, ठीक है। उसी वजह से हम जो है अपनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन मैंने बताया था ना, असेट कोई खरीदते हैं तो उसका खर्चा, असेट मान लो अपने, जैसे गाड़ी हमने खरीदी 10 साल गाड़ी काम आने वाली है, और गाड़ी हमने खरीदी 10 लाख रुपए की, तो हम पूरे के पूरे 10 लाख को एक साल पे नहीं डालेंगे, बल्कि हर साल हम 1-1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन हर साल रिकॉर्ड करेंगे, और 10 साल पे उसको, उसकी कॉस्ट को फैला देंगे, क्योंकि हम 10 साल काम में लेने वाले, तो हर साल में कितनी कितनी काम में लेंगे, 1-1 लाख रुपए काम में लेंगे। लेकिन ये चीज क्यों हो रही है? क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि बिजनेस अमर है, यानी कि 10 साल तक बिजनेस चलता रहेगा भाई हमारा। ये हमने मानना है, ये काम करते टाइम पे हमने ये मान लिया आज की डेट में कि 10 साल तक बिजनेस हमारा चलता रहेगा, लेकिन हमको तो पता ही नहीं ना, अगले अगले क्षण का भरोसा नहीं है इस दुनिया में, लेकिन फिर भी हम मान रहे हैं क्योंकि बिजनेस 10 साल चलता रहेगा। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि इस कंसेप्ट की वजह से, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की वजह से, जो कहती है कि व्यापार अमर है, व्यापार चलता रहेगा, व्यापार खत्म नहीं होगा, और कभी होगा तब देखी जाएगी, लेकिन आज की डेट में खाते बना रहे तो यही मानो कि व्यापार अमर है, ठीक है। तो इसी इसी कारण से बैंक जो है, बैंक भी बिजनेसेस को 10-10 साल के, 20-20 साल के लोन दे देते हैं, सरकार भी 10-10 साल की टैक्स की छूट दे देती है, ये मान के कि बिजनेस चलता रहेगा, यही मान के सारे काम किए जाते हैं, क्योंकि कंसेप्ट यही है, इसका नाम है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, इसकी वजह से ये सारे काम करते हैं हम, ठीक है। ये तो हो गई गोइंग कंसेप्ट कंसेप्ट। अब देखते हैं भैया हम अगली कंसेप्ट, जो कि है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। देखो, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली जरूरत ही नहीं है। इसमें क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट रेगुलर इंटरवल। तो इसका मतलब ये है कि भाई जो भी खाते हम बनाएंगे, बिजनेस जो भी हम करेंगे, उसमें जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे, फिर फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। क्यों? ताकि हमें पता चले कि भाई जो बिजनेस मैं कर रहा हूं, जो मेहनत मैं कर रहा हूं, उसका फायदा मिल रहा है या फिर नुकसान हो रहा है, हो रहा क्या है भाई, कुछ तो पता चले, ठीक है। यानी कि जो बिजनेस मैं कर रहा हूं, मैं जो बिजनेस कर रहा हूं, उससे मुझे लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है, लॉस है या फिर प्रॉफिट है, तो ये कैसे पता चलेगा? जब मैं फाइनल अकाउंट अपने बनाऊंगा। लेकिन फाइनल अकाउंट अपने बनाऊंगा कब? 2 महीने में बनाऊंगा, 6 महीने में बनाऊंगा, 1 साल में बनाऊंगा, 2 साल में बनाऊंगा, कब बनाऊंगा? तो इसने बोला, इस कंसेप्ट ने, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ने बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एट रेगुलर इंटरवल। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाएंगे वो रेगुलर इंटरवल पे बनाएंगे, रेगुलर इंटरवल। अब वो रेगुलर इंटरवल कितना होगा वो डिसाइड करने की छूट हो सकता है आप सोचो कि बिजनेसेस को है, और हाँ है भी छूट ये, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है अकाउंटेंसी में तो स्पेसिफिकली कि भाई आप 1 साल में बनाओ या फिर 2 साल में बनाओ। लेकिन जिस भी देश में बिजनेस काम करता है उस देश की सरकारें जरूर कुछ एक नियम बना देती है। जैसे इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स में रूल है कि भैया एनुअल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल होने चाहिए। यानी इनकम टैक्स वाले आपसे टैक्स लेंगे तो उसके टैक्स के लेने के लिए आप उनको पता होना चाहिए कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया या फिर आपके कितना लॉस हुआ। तो वो कहते हैं कि भाई हर साल आप 1 साल के अंतराल में अपने खाते बनाओ और हमको बताओ, ठीक है। और उसी के साथ में जो है, अगर सेबी की बात करें, जो लिस्टेड कंपनियां होती है, तो लिस्टेड यानी कि जो रिलायंस हो गई है ना, और टाटा हो गई, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, स्टॉक मार्केट जहां से शेयर खरीदे बेचे जाते हैं उनके, तो उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है कि उनको क्वार्टरली स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है कि हर
जैसे एक साल में 12 महीने होते हैं ना, इसमें 4 का भाग देंगे तो कितने हो गए, 3 महीने। तो 3 महीने को एक क्वार्टर बोलते हैं। तो उनको हर 3 महीने में स्टेटमेंट अपने बनाने पड़ते हैं, और वो 12 महीने में यानी साल वाला स्टेटमेंट भी बनाते हैं। तो वो अलग अलग रिक्वायरमेंट अलग अलग कानूनों में जो लिखी हुई है उसके हिसाब से भी स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे। लेकिन यूजुअल अगर बात करूं मैं आपको 11th क्लास के लेवल पे, तो 11th क्लास के लेवल पे बात यह है कि यूजुअली एनुअल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। एनुअल का मतलब होता है वार्षिक, और वार्षिक का मतलब क्या होता है, 12 महीने से। ठीक है, 12 महीने से स्टेटमेंट, फाइनेंस स्टेटमेंट बनाए जाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया जाता है किसी भी बिजनेस में। तो वो किस कंसेप्ट की वजह से, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट की वजह से, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल पे उनको प्रिपेयर करना चाहिए। तो आप एनुअल अगर प्रिपेयर करते हो तो हर साल आप एनुअली प्रिपेयर करोगे। और आपको एक और बता दो कि भारत में कौन सा वर्ष काम में लिया जाता है एनुअल में, 12 महीने में। हम जो है भारत में जनवरी से दिसंबर काम में नहीं लेते। आपने कैलेंडर में जनवरी से दिसंबर देखा होगा, वो यहाँ पे नहीं चलता है। यहाँ पे जो है हम खाते बनाते टाइम पे फाइनेंशियल ईयर को काम में लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर को। और फाइनेंशियल ईयर जो चलता है हमारा, वो चलता है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, तो इस फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से हम अपने जो है अकाउंट्स बनाते हैं, और वो रेगुलर इंटरवल पे बनाते हैं। किस कंसेप्ट के कारण से हम बनाते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट की वजह से। ठीक है, उसके बाद में अगली कंसेप्ट की बात करते हैं हम दोस्तों, वो है कोस्ट कंसेप्ट। कोस्ट कंसेप्ट क्या बोलती है, देखो कोस्ट किसको बोलते हैं, सबसे पहले तो कोस्ट बोलते हैं कुछ भी आप खरीद के लाए हो, उसमें आपको खरीदने में कितना खर्चा आया उसको बोलते हैं कोस्ट। नॉर्मली भी आप अपने जीवन में ये शब्द काम में लेते होंगे। आज आपको इस कोस्ट कंसेप्ट का पता चल जाएगा, कोस्ट कंसेप्ट क्या बोलती है अकाउंटेंसी के लिए। देखो, इसने कुछ एक बातें कही है, पहले मैं वो पढ़ता हूं फिर मैं आपको समझाऊंगा। असेट्स आर रिकॉर्डेड एट टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यानी असेट मैंने बताया वो चीज जो हमें 1 साल से ज्यादा हम काम में लेने वाले हैं, जो हमें 1 साल से ज्यादा फायदा देगी, उसको हम बोलते हैं असेट। तो असेट जो भी हम खरीद के लाएंगे वो टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में रिकॉर्ड की जाएगी। टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, एक्विजिशन को बोलते हैं अधिग्रहण, हिंदी में बोलते हैं अधिग्रहण। यानी कोई चीज आप कहीं से बाहर से लेके आ रहे हो, तो बाहर से लेके आपके घर में या फिर आपके फैक्ट्री में आने तक उसको कितने आपको कॉस्ट लगानी पड़ी, उसको फैक्ट्री तक लेके आने में कितनी कॉस्ट लगानी पड़ी, वो उसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में। तो देखो उसमें क्या क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या क्या आ जाएगा। आपने कुछ खरीदा, कोई मशीन खरीदी, तो उसकी एक तो परचेज कॉस्ट होगी, परचेज प्राइस होगी। ठीक है, परचेज प्राइस होगी, यहाँ पे मैंने लिखा भी होगा शायद, हाँ ये लिखा हुआ। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आ जाएगा परचेज प्राइस। यानी कि आप खरीद के लाया अगर कोई भी मशीन को, तो उसके वैल्यू, दुकान वाले को पूछो कितने की है, तो बोलेगा 1 लाख रुपए की, तो वो तो होगी परचेज प्राइस। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, उसको फिर आप डाल के अपनी गाड़ी में या फिर किसी टेम्पो करके लाओगे, टेम्पो में करके अपनी फैक्ट्री तक लेके आओगे, तो टेम्पो का जितना आपने खर्चा किया वो आ गया, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं उसको, डाल के लाना। अब वो टेम्पो में ला रहे हो, हवाई जहाज में ला रहे हो, ट्रक में ला रहे हो, जहाज में ला रहे हो, जिसमें भी ला रहे हो, तो वो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जुड़ेगी उसमें, फैक्ट्री तक लेके आने की मशीन को। ठीक है, उसके बाद में इंस्टॉलेशन एंड टेस्ट रन एक्सपेंसेस। आप लेके आ गए फैक्ट्री तक, अब लाते ही तो उसको चालू नहीं कर सकते ना, कई चीज ऐसी होती है जिनको इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे उनके लिए कोई फाउंडेशन बनाना पड़ता है, नीचे चबूतरा बनाना पड़ता है, चबूतरे में फिर अपने जो बोल्ट फिक्स करने पड़ते हैं, फिर उस मशीन को रख के कसना पड़ता है ना, तो बहुत मजदूरी लगती है उसमें। फिर उसको चला के देखते हैं हम कि ठीक से चल रही है नहीं चल रही। तो जब तक हम प्रोडक्शन चालू नहीं कर देते उस मशीन से, यानी कि अपने व्यापार में बेचने के लिए माल बनाना चालू नहीं कर दें, उससे पहले तक के जो भी खर्चे हैं उस मशीन को चालू हालत में लेके आने तक के, वो सारे के सारे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आएंगे। और कॉस्ट कंसेप्ट यही बोलती है कि उस असेट को रिकॉर्ड करना चाहिए हमें टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में। यानी कि परचेज प्राइस हो गई, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट हो गई, इंस्टॉलेशन की कॉस्ट हो गई, फिर उसके टेस्ट रन हमने चला के देखा कि ठीक से चल रही नहीं चल रही, वो कॉस्ट हो गई, उस पर जो भी तेल डाला, ग्रीस डाला है ना, जो भी खर्चा आया स्टार्ट में प्रोडक्शन चालू करने से पहले, उन सबको जोड़ के और फिर मशीन की वैल्यू हम उतना मानेंगे। जैसे मान लो 1 लाख रुपए हमने परचेज के दिए मशीन के, और हमने 1,000 रुपए दे दिए खर्चे के, और उसके अलावा हमने 1,000 रुपए टेस्ट रन पे और उसके इंस्टॉलेशन पे खर्च कर दिए। तो मशीन को हम खातों में 1 लाख रुपए पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि इनवॉइस तो हमारे पास में 1 लाख रुपए का ही है, दुकान वाले ने तो 1 लाख रुपए का ही दिया है, लेकिन हमने उसके ऊपर 1,000 प्लस 1,000 2,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च किए, तो हम उसको 1,02,000 रुपए में अपने खातों में करेंगे रिकॉर्ड। और यही बात बोलती है कॉस्ट कंसेप्ट सिंपली। ठीक है, और एक और बात बोलती है कॉस्ट कंसेप्ट की, जो रिकॉर्डिंग करेंगे हम, वो करेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्डिंग। यानी कि खातों में जो लिखेंगे कितने रुपए की चीज हम लेके आए, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लिखेंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट यही होती है कि आप कितने पे खरीद के लाए हिस्ट्री में। यानी आज की डेट में अगर मैं खरीद के लाता हूं गाड़ी, है ना, नॉर्मली समझो हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है, कोई भारी चीज नहीं, एकदम सिंपल चीज है। आज की डेट में अगर मैं गाड़ी खरीद के लाता हूं, और मैं गाड़ी 10 लाख की खरीद के लाया, ठीक है, आज लाया मैं 2022 में। अब 2023 में कोई मुझे पूछता है कि साहब गाड़ी कितने की लाए, कब लाया आप, तो बोला यार आज से 1 साल पहले लेके आया था, 1 साल पहले लेके आया था, और 10 लाख की लेके आया था। ठीक है, यानी कि 1 साल पहले, ये हिस्ट्री हो गई ना, हिस्ट्री हो गई ना।
और 10 लाख की लाया था, तो मेरी हिस्ट्री की कॉस्ट कितनी होगी? 10 लाख रुपए। तो इसको ही बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। और इसी कॉस्ट कंसेप्ट की वजह से हम जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। नहीं हो ये भी सकता था कि मैं बोलूं कि भाई 10 लाख रुपए की गाड़ी में लेके आया था, आज कितने की चल रही है वो गाड़ी, वो पता चले कंपनी ने महंगी कर दी, गाड़ी के दाम कर दिए 12 लाख, तो क्या मैं उसको 12 लाख पे रिकॉर्ड करने लग जाऊं अपने खातों में? नहीं, मैं उसको 10 लाख पे ही रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि कॉस्ट कंसेप्ट ये बोलती है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही रिकॉर्डिंग होगी। यानी जिस टाइम पे आपने खरीदी थी उस टाइम पे जितने आपको पैसे लगे उतने पे आपको रिकॉर्ड करना होगा। आज की डेट की मार्केट वैल्यू से आपको कोई लेना देना नहीं है, हिस्टोरिकल कॉस्ट को आपको ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों ये थी कॉस्ट कंसेप्ट, और मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।